बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं आपको वेलकम कहता हूं इंटरनेशनल रिलेशन लेक्चर नंबर 25 में। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट एरिया, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, या कुछ ममालिक में इसको ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इस दुनिया के अंदर पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों आपस में मिले जुले हैं। इनको कहते हैं पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी आर वाइस वर्सा, और इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स इंटरप्ले विद ईच अदर। कुछ स्कॉलर्स तो ये भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी इज इंटरट्वाइंड, यानी जहां कहीं पर आपको अपने पॉलिटिकल मफादात हासिल करने होते हैं वहां पर आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफर करते हैं, या इकोनॉमिक कैरेट्स या स्टिक्स का यूज करते हैं, और जहां पर आपको अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल करने होते हैं वहां पर आप पॉलिटिकल इकदामात उठाते हैं। याद रखिएगा, आज के इस लेक्चर में हम जितनी भी चीजें कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे वो विद द पर्सपेक्टिव ऑफ 3 इंपॉर्टेंट थियरीज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी या इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के तहत ही होंगी। फॉर एग्जांपल, हम ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो दुनिया में निजाम जो चल रहा है, इंटरप्ले इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स का चल रहा है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ममालिक की इकोनॉमिक पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशन में किसी भी कोर एरिया को या किसी भी कोर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उस सब्जेक्ट या उस एरिया की कोई ना कोई थ्योरी को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज पॉलिटिकल इकोनॉमी, नंबर 2 व्हाट इज ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, या ये भी कह सकते हैं व्हाट इज इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी मेजर थ्योरीज हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी या ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी में स्कॉलर्स ने डिस्कस की, और इन थ्योरीज का ओरिजिन कंट्रीज को एनालिसिस करने से हुआ। और वो कंट्रीज कौन से हैं? वो मेजर कंट्रीज हैं, बड़े ममालिक हैं, डेवलप कंट्रीज हैं। क्योंकि हम इंटरनेशनल रिलेशन की जो थ्योरीज अभी तक अंडरस्टैंड कर चुके हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उससे हमें एक बात तो समझ आ गई कि दुनिया की जो डिवीजन है इसमें हाईली डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और उसके साथ साथ अंडर डेवलप कंट्रीज हैं। ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में इसको हाई डेवलपिंग कंट्रीज या हाई डेवलपिंग इकोनॉमीज भी कहते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज भी कहते हैं, और लेस डेवलप इकोनॉमीज भी कहते हैं। तो ये तो चीजें हमें पता है कि दुनिया में 3 तरह के ममालिक हैं। जब हम कोई भी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं तो हम तीनों तरह के ममालिक या तीनों टाइप्स के ममालिक की एग्जांपल नहीं देते। हमारे सामने जो एग्जांपल होती है वो हाईली डेवलप इकोनॉमीज या हाईली डेवलप नेशंस की होती है, क्योंकि वो जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो जो इकदामात करते हैं, उसका पूरी की पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स पे एक इम्पैक्ट होता है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस दुनिया में ज्यादातर ममालिक जब अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बड़े ममालिक की बात कर रहा हूँ, वो जब अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज डिवाइस करते हैं तो उनके पीछे उनके पॉलिटिकल गेन्स छुपे होते हैं। और अगर वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो उसके पीछे उनके इकोनॉमिक गेन्स छुपे होते हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? ये पता चलता है जब हम ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी की थ्योरीज को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी या इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो स्कॉलर्स ने सरफेस की हैं। इसमें नंबर 1 है मर्केंटाइलिज्म, इसको इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी कहा जाता है और इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट भी कहा जाता है। नंबर 2 है इकोनॉमिक इंटरनेशनलिज्म, इसको कैपिटलिज्म भी कहा जाता है, लेजर फेयर इकोनॉमी भी कहा जाता है, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है, या लिबरल इकोनॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर है इकोनॉमिक स्ट्रक्चरलिज्म, इस थ्योरी को मार्क्सिस्ट थ्योरीज भी कहा जाता है, डिपेंडेंसी थ्योरीज भी कहा जाता है। तो जब ये तीनों थ्योरीज हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमें 2 चीजों की समझ आती है। नंबर 1,
कि दुनिया में जो भी मामलात हमारे सामने डेली करंट अफेयर और ग्लोबल अफेयर के न्यूज़पेपर में, रिकॉर्डिंग्स में, न्यूज़ चैनल्स पर, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस हैं, जो मुलाकातें हैं, जो ट्रीटीज हो रही हैं, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस अपना नेटवर्क बना रही हैं, इनमें बड़े ममालिक के अहदाफ क्या होते हैं और बड़े और डेवलप कंट्रीज किस तरह अपने इकोनॉमिक गेन्स हासिल करते हैं। एक तो इकोनॉमिक थेरीज को पढ़ने का हमें ये फायदा होता है पॉलिटिकल इकोनॉमी की। नंबर 2 हमें फायदा ये होता है कि हम ये चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह दुनिया को बाय डिफॉल्ट नहीं बल्कि बाय डिजाइन एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और बिल्कुल वैसा ही जिस तरह आज से 200 साल कबल दुनिया में चंद बड़ी ताकतें होती थी, वही दुनिया को चलाती थी, आज भी वही बड़ी ताकतें आपस में बैठकर अपने बेनिफिट्स, अपना जो कॉस्ट, उसका एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कुछ पॉलिसीज को परसू करते हैं। और उन पॉलिसीज को परसू करने से उनके अपने इकोनॉमिक गेन्स ज्यादा होते हैं और दूसरे कम ममालिक यानी कम ताकतवर ममालिक, लेस डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज के गेन्स या मफादात कम होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट अकोमोडेशन ऑफ पावर। आपने मैक्सिमम अपनी अथॉरिटी बनानी होती है और अथॉरिटी को बनाने के लिए आपको इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक रिसोर्सेज की जरूरत होते हैं। तो या तो आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज अपने मुल्क में जनरेट करेंगे या किसी मुल्क पे कब्जा करके हासिल करेंगे या पॉलिटिकल कनाइवेंस के साथ कुछ सिस्टम ऐसा डिजाइन करेंगे जिससे आपके इकोनॉमिक गेन्स हासिल हों। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि वो इकोनॉमीज या वो ममालिक जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, वो उस इकोनॉमिक टूल को, उस पावर को यानी इकोनॉमिक पावर यानी सॉफ्ट पावर को यूज करते हुए अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी दुनिया पर या बाकी ममालिक पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो इस इंटरप्ले को, इस कनेक्टिविटी को पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता है। और जब ये कनेक्टिविटी ग्लोबल लेवल पर होती है तो फिर हम इसको कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी या ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। मैं एक दफा फिर आपको समझा देता हूं कि ममालिक जब अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को सामने रखते हुए, यूज करते हुए इकोनॉमिक गेन्स इंटरनेशनल अरीना से हासिल करते हैं, दुनिया में ऐसी डील्स करते हैं जिससे उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं उन्होंने अपने पॉलिटिकल अथॉरिटी को यूज करते हुए इकोनॉमिक गेन्स हासिल किए। इसी तरह दुनिया में जो बड़े ममालिक हैं, डेवलप ममालिक हैं, बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो उस इकोनॉमिक बेनिफिट्स को बाकी ममालिक के साथ शेयर करती हैं और उससे अपने पॉलिटिकल गेन्स हासिल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कोल्ड वॉर एरा में 1945 से 1990s तक दुनिया में दो बड़े ब्लॉक बन गए थे। एशिया की तरफ अगर हम देखें तो हमें सोवियत यूनियन नजर आता था जिसको हम कम्युनिस्ट ब्लॉक भी कहते थे, और अगर वेस्ट की तरफ हमें देखते हैं तो हमें नजर आता था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि एक वेस्टर्न ब्लॉक था। और जो यूरोप था जिसमें मेजर पॉलिटिक्स की जा रही थी क्योंकि दूसरी जंग अजीम हुई भी यूरोप में थी और ज्यादा डैमेज भी यूरोप में हुआ था। इसके अलावा चाइना में भी कुछ इफेक्ट हुआ था, जापान में भी इफेक्ट हुआ था, कुछ हद तक बर्रे सगीर में भी इफेक्ट हुआ था, लेकिन मेजर प्ले ग्राउंड जो थी वो सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप थी। तो यूरोप दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक तरफ कम्युनिस्ट इकोनॉमी चल रही थी और कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स चल रही थी, और वेस्टर्न यूरोप की तरफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स चल रही थी, यानी डेमोक्रेसी की बात हो रही थी। लेकिन दोनों तरफ हमने कॉमनैलिटी देखी, चाहे सोवियत यूनियन ईस्टर्न यूरोप में अपनी अलायंसेस बना रहा था तो वो इकोनॉमिक गेन्स दे रहा था ममालिक को, छोटे ममालिक को जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इफेक्ट हुए थे। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को बेनिफिट्स दे रहा था। इसी तरह कोल्ड वॉर में हमने देखा कि पाकिस्तान और भारत 1947 में आजाद होते हैं, तो यहां पर हमें नजर आया कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी था और सोवियत इन्फ्लुएंस भी था। अगर आप नेहरू को देखें, नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी को देखें और इंडिया को देखें, उसके साथ साथ लॉस को देखें, म्यांमार को देखें, साउथ कोरिया को देखें, नॉर्थ कोरिया को देखें, तो वहां पर इन्फ्लुएंस ज्यादा आपको कम्युनिज्म का नजर आता था। जबकि पाकिस्तान प्रो कैपिटलिस्ट था,
तो इस तरह इन दो बड़े ममालिक ने इकोनॉमी और रिसोर्सेज को यूज करते हुए दुनिया के बाकी छोटे और कमजोर ममालिक को दो ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया और एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गई, जो कि 1990 में डिसमेंबरमेंट ऑफ सोवियत यूनियन पे खत्म हुई और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक सोल सुपर पावर बन के सामने आया, जो कि फिर लेटर ऑन 21st सेंचुरी में हमें नजर आया कि दुनिया फिर मल्टीपोलर की तरफ जा रही थी। रिसर्जेंस ऑफ रशिया हमें नजर आया, इमरजेंस ऑफ हमें चाइना नजर आई, डिफरेंट रीजनल ब्लॉक्स नजर आए। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि किस तरह बड़े ममालिक जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको यूज करते हुए अपने इंटरेस्ट को परसू करते हैं। एक तो चीज यहां पर ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये जितनी भी थ्योरीज ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी या इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में मैं आपको भी आगे डिस्क्राइब करूंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, इन थ्योरीज का एक वक्त में या इन इकोनॉमिक पॉलिसीज का एक वक्त में इंप्लीमेंट होना जरूरी नहीं है। बाज का ममालिक मर्केंटाइलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, मर्केंटाइलिज्म या इकोनॉमिक नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं, बाज का ममालिक कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं, और बाज का हमें दुनिया में इकोनॉमिक स्ट्रक्चरलिज्म भी नजर आता है। कुछ मुल्कों में ऐसी आवाज भी आ रही होती है। तो पहले हम इन तीनों इकोनॉमिक थ्योरीज को या ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी की इन तीन मेजर थ्योरीज को अंडरस्टैंड करते हैं, और आज के लेक्चर में हम मर्केंटाइलिज्म यानी इकोनॉमिक नेशनलिज्म या इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले आपको मैं कोर अजम्पशंस बता दूं कि मर्केंटाइलिज्म के कोर अजम्पशन क्या है, या वो ममालिक जो मर्केंटाइलिज्म को प्रमोट करते हैं उनके जहन में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको जहन में रखते हुए उन्होंने मर्केंटाइलिज्म की इकोनॉमिक पॉलिसी को परसू करना होता है। और ये ममालिक कौन से होंगे? ये हाईली डेवलप्ड कंट्रीज होंगे, बड़े ममालिक होंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, जो कोर असम्पशन है उसमें सबसे पहले बात ये की जाती है कि स्टेट शुड यूज इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट, इन अदर वर्ड्स टू प्रमोट पॉलिटिकल एजेंडाज। यानी पहली कोर असम्पशन इकोनॉमिक नेशनलिस्ट या मर्केंटाइलिस्ट या इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट की पॉलिसी को फॉलो करने वाले ममालिक की ये होती है कि उन्होंने इकोनॉमी को, उन्होंने रिसोर्सेज को, उन्होंने पैसे को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करना होता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। नेशनल इंटरेस्ट क्या है? उनके पॉलिटिकल एजेंडाज हैं जिससे उनके मुल्क के मफाद बेहतर हों, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की मफाद के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं, जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि कोल्ड वॉर इराक की एक छोटी सी एग्जांपल आपको दी। दूसरी कोर असम्पशन इसकी ये है, स्टेट शुड यूज इट्स पावर और अथॉरिटी टू बिल्ड इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि बाज का स्टेट्स बहुत ताकतवर होती हैं और कंपैरेटिवली उतनी ज्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिट उनके पास नहीं होते, उनके पास पैसा उतना ज्यादा नहीं होता, तो वो स्टेट्स अपनी उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए पैसा और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करती हैं। इसकी मिसाल हमें इंपीरियलिज्म में मिलती है, कॉलोनियलिज्म में मिलती है। जिस तरह के आपने देखा ब्रिटेन और यूके, उसकी 120 से ज्यादा कॉलोनीज थी, उसमें से एक सब कॉन्टिनेंट बर्रे सगीर भी एक कॉलोनी था, इसमें से दो मुल्क बने, फिर 1971 में एक तीसरा मुल्क बांग्लादेश बना, यानी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये तीनों ममालिक पहले बर्रे सगीर थे 1947 से पहले, और इसके ऊपर एक इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट थी जो कि यूके से ऑपरेट की जाती थी। और वो क्या करते थे, इस मुल्क के इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इस मुल्क की मैन पावर, इस बर्रे सगीर के जो खत्ते की नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते थे, और लंदन स्टॉक जो कॉमर्स एंड ट्रेड है वो मल्टी बिलियन पाउंड्स तक पहुंच जाती है, यानी वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं, अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करते हैं, अपनी पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं, और इस जो उन्होंने यहाँ पर कब्जा इस एरिया में किया था वो एक उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी थी। जाहिर सी बात है वो ज्यादा ताकतवर थे, उनके पास नेवल आर्मी थी, और उन्होंने मुगलों से ये सब कॉन्टिनेंट का एरिया हासिल किया था, छीना था। और उसकी डिटेल में फिर कभी जाएंगे, पाकिस्तान अफेयर में इंशाल्लाह उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जो इनकी कोर असम्पशन है वो ये है कि आपने मैक्सिमम इकोनॉमिक गेन्स हासिल करने हैं अगर आप पॉलिटिकली स्ट्रेंथन है, यानी ताकतवर, और तारीख में ऐसा होता आ रहा है और आज भी ऐसा हो रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट इनका जो कोर असम्पशन है, इंटरनेशनल इकोनॉमी इज अ जीरो सम गेम। जिस तरह के पिछले दो पॉइंट्स में हमें एक चीज समझ आई कि स्टेट जो है
وہ اپنی اکانومی کو ایز اے اسٹرینتھ یوز کرتی ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، یعنی اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کو حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح سے جو اسٹیٹ ہے وہ اپنی نیشنل پاور یعنی پولیٹیکل اتھارٹی کو یوز کرتے ہوئے اکنامک گینز حاصل کرتی ہے. تو ان دونوں حالتوں میں چاہے وہ پولیٹیکل گین ہو چاہے وہ اکنامک گین ہو، وہ ملک وہ نیشن اپنا بینیفٹ کر رہی ہوتی ہے. تو جو مرکنٹائلسٹ ہیں یا اکنامک نیشنلسٹ ہیں، ان تھیورسٹ کا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں جب انٹر پلے ہوتا ہے انٹرنیشنل سسٹم میں، انٹرنیشنل ارینا میں، کمیونٹی آف نیشنز میں، بڑے ممالک انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فورن پالیسی میں، ریجنل بلاکس میں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں، تو وہ زیرو سم گیم ہوتا ہے. یعنی اکانومی کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہوئے صرف اور صرف اسی ملک نے اپنا فائدہ لینا ہوتا ہے، وہ سامنے والے ملک کو، اپنے کاؤنٹر پارٹ کو زیادہ فائدہ نہیں دیتا. اور اس پالیسی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے دوران ان کے مائنڈ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ون ون سچویشن نہیں کرنی، یعنی دو ممالک اگر آپس میں کسی ایگریمنٹ ٹریٹی میں آئے ہیں تو دونوں کا بینیفٹ نہیں ہوگا، بلکہ مرکنٹائلسٹ یا اکنامک نیشنلسٹ کہتے ہیں کسی ایک کا فائدہ ہوگا. اور وہ ایک کون ہے؟ جو اکنامکلی اسٹرانگ ہے. اور اگر وہ اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ پولیٹیکلی اسٹرانگ ہوگا. تو اٹ از سم تھنگ لائک اے ماسٹر سلیو ریلیشن جو مرکنٹائلسٹ پروموٹ کرتے ہیں کہ ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز لیس ڈیولپڈ اکانومیز یا لیس ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ بناتے ہی اس لیے ہیں کہ یا انہوں نے پولیٹیکل گین حاصل کرنے ہوتے ہیں یا انہوں نے اکنامک گین حاصل کرنے ہوتے ہیں. اور زیادہ تر مرکنٹائلزم میں اکانومی کو ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا ہے اپنے پولیٹیکل گین حاصل کرنے کے لیے. ایک اور چیز جو یہاں پر کہتے ہیں کہ پولیٹیکل گولز شوڈ گورن اکنامک گولز. یہ بڑا امپورٹنٹ ان کا ایک کور ازمپشن کا پوائنٹ ہے کہ جو آپ کے پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں دنیا میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں، انٹرنیشنل ریلیشن میں، جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، اپنی فارن پالیسی ڈیوائز کرتے ہیں، تو جو آپ کے پولیٹیکل گولز ہیں دوز گولز شوڈ ڈیوائز یور اکنامک گولز. یعنی آپ کے اکنامک گولز کیا ہوں گے، یہ پیرالل چلیں گے آپ نے آگے پولیٹیکل گولز کیا حاصل کرنے ہیں. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں مرکنٹائلسٹ اکانومیز کیسے کام کرتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے وار آن ٹیرر میں دیکھا کہ پاکستان کو کولیجن سپورٹ فنڈ پروگرام دیا گیا. اس میں پاکستان کی ملٹری جو سپورٹ دیتی تھی آئی سیف کو، انٹرنیشنل سیکورٹی اسسٹنس فورس کو، یا نان نیٹو الائی جب ہم تھے ان کو، اور جو ہم ان کو لاجسٹک سپورٹ دیتے تھے، اس کے علاوہ جو ہم ان کو باقی کی سپورٹ ان کو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے جو تھوڑی بہت دیتے تھے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ جتنا بھی ہمارا ایکسپینڈیچر ہوتا تھا وہ ہمیں ری ایمبرس ہو جاتا تھا. وہ پیسے ہمیں بعد میں کولیجن سپورٹ فنڈ میں ملتے تھے جو ہمارا نقصان ہوگا وار آن ٹیرر کے تھرو. افغانستان اور پاکستان میں جو جنگ چل رہی تھی، جو دہشت گردی ہو رہی تھی، اس کے جو ایبس جو ہمیں وہ فیور انٹرنیشنلی امریکہ نے دلوائی. اب امریکہ کا اس کے اندر پولیٹیکل گین تھا. پولیٹیکل گین کیا تھا کہ امریکہ اس ریجن میں اس چکر میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ چائنا کو بھی کاؤنٹر کر رہا ہے اور وہ ساتھ ساتھ وار آن ٹیرر کے نام پہ اس ریجن میں اپنی ایگزسٹنس بھی کر رہا ہے. تو اس کے متبادل یا اس کے بدلے میں وہ کیا کر رہا تھا، افغانستان کی ٹیریٹری کے ساتھ کیونکہ پاکستان کا بارڈر لگ رہا ہے تو پاکستان کو سپورٹ دے رہا تھا. اس طرح انٹرنیشنلی بھی کہیں نہ کہیں امریکہ نے ہمیں سپورٹ دی. تو اس طرح جو کانسیپٹ ہے کہ پولیٹیکل گولز شوڈ گورن دا اکنامک گولز. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے مرکنٹائلزم میں، اکنامک نیشنلزم میں، یا پھر اکنامک اسٹیٹ کرافٹ، یہ تینوں ایک ہی تھیوری کا نام ہے، ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. کہیں اس کو اکنامک اسٹیٹ کرافٹ اس تھیوری کو کہتے ہیں، کہیں اس کو مرکنٹائلزم کہتے ہیں، اور کہیں پر اس کو اکنامک نیشنلزم کہتے ہیں. اس تھیوری کو یا اس اکنامک پالیسی کو استعمال کرتے ہوئے جو بڑے کنٹریز ہیں، ہائیلی ڈیولپڈ اکانومیز ہیں، ہائیلی ڈیولپڈ نیشنز ہیں، جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، جس طرح چائنا ہے، جس طرح رشیا ہے، جس طرح جاپان ہے، جس طرح یو کے ہے، جس طرح فرانس ہے، جس طرح جرمنی ہے، یہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں انٹر پلے کرتے ہیں اور اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں. تو اسکالرز نے 3 الگ الگ ڈویژنز کی ہیں مرکنٹائلسٹ کی، کہ ان 3 طریقوں سے جو مرکنٹائلسٹ کنٹریز ہوتے ہیں وہ اپنے بینیفٹس حاصل کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن میں باقی دنیا کے ساتھ. نمبر 1 وہ کہتے ہیں امپیریلزم
एंड न्यू इंपीरियलिज्म। चूंकि मैं कुछ मिसालें दे चुका हूं तो मैं फिर आपको समझाता हूं। देखिए इंपीरियलिज्म क्या है। इंपीरियलिज्म का जो दौर था ये 1945 से पहले का था, जब पूरी दुनिया में चंद बड़े मुमालिक ने गठजोड़ करके दुनिया को डिवाइड करके उस पे अपनी लॉबिंग करके उनको डायरेक्ट कंट्रोल में किया हुआ था। जिसमें एक बड़ी एग्जांपल हमें मिलती है यूके की, यानी ब्रिटेन की कॉलोनीज की। इससे अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपको स्पेनिश कॉलोनीज मिलती हैं दुनिया में, पुर्तगाल की कॉलोनीज आपको दुनिया में मिलती हैं। तो ये डायरेक्टली उन मुल्कों को कंट्रोल करते थे, उन मुल्कों पे कब्जा करते थे और उन मुल्कों से मैक्सिमम रिसोर्सेज जनरेट करते थे और उसके जो रिजल्ट में या उसके मुतबादिल उन मुल्कों को कुछ बेनिफिट्स दे दिया करते थे। अब क्या किया जाता था, इससे इन मुमालिक ने मैक्सिमम अपनी इकोनॉमीज को बिल्ड किया है, अपनी इकोनॉमीज को बहुत ज्यादा यानी मल्टी बिलियन पाउंड या मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स पर ले गए हैं चंद सालों में, 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में या 100 साल में, और बहुत आगे दुनिया में चले गए हैं। तो इंपीरियलिज्म एक इंपॉर्टेंट क्लासिकल एग्जांपल है मर्केंटाइलिज्म की पास्ट में, जिसके थ्रू जो कंट्रीज थे, ताकतवर कंट्रीज थे, वो दूसरे ममालिक को सब्जुगेट करते थे, उनको अपनी कॉलोनी बनाते थे और उनके रिसोर्सेज को यूज करते थे। अब आ जाते हैं 1945 से ऑनवर्ड, कोल्ड वॉर एरा चलता रहा। तो अब चूंकि दुनिया में ज्यादातर ममालिक आजाद हो गए थे, इकोनॉमीज काफी हद तक इंडिपेंडेंट इंडिजीनियस हो गई थी, लेकिन इसके रिजल्ट में बहुत सी नई नेशन स्टेट्स वजूद में आई, बहुत सी नई रियासतें वजूद में आई और ये 1945 से लेके ऑन वर्ल्ड तक वजूद में आती चली गई। यहाँ तक के 1996-97 तक भी बहुत से मुल्क जो हैं वो आजाद होना शुरू हुए, वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हुए। अब ये जो नए मुमालिक थे ये इकोनॉमिकली तो बहुत ज्यादा वीक थे, इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, इनको हेल्प की जरूरत थी, इनको अपने सोशल स्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत थी, इनको अपनी मिलिट्री को सिक्योर करने और मिलिट्री को लेटेस्ट आर्म देने की जरूरत थी, लेटेस्ट हथियार खरीदने की जरूरत थी, और पैसे इनके पास थे नहीं, इंडस्ट्री इन ममालिक में थी नहीं। जिस तरह आप ईस्ट एशिया के ममालिक देखते हैं, साउथ एशियन नेशंस को देखते हैं, इवन के कोल्ड वॉर एरा में आप सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप के ममालिक को, छोटे छोटे ममालिक जो थे, उनको आप जब देखते हैं तो आपको एक चीज नजर आती है कि अब डायरेक्ट इन ममालिक में किसी बड़े मुल्क ने कंट्रोल नहीं किया, इनको अपनी कॉलोनी नहीं बनाया, बल्कि न्यू इंपीरियलिज्म हुआ। अब न्यू इंपीरियलिज्म क्या है कि वो बड़े मुल्क एज ए इंपीरियलिस्ट मुल्क, एज ए डिक्टेटर मुल्क, एज ए डिक्टेशन, वो इन ममालिक की इकोनॉमीज को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। इनको इकोनॉमिक पॉलिसीज उन्होंने डिक्टेट की, यहाँ की गवर्नमेंट्स को उन्होंने कंट्रोल किया, इन ममालिक के जो पॉलिटिकल सिस्टम और स्ट्रक्चर्स थे उनको उन्होंने कंट्रोल किया। इन ममालिक के अंदर डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्री लगाने के लिए उन्होंने डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट किए, और इन मुआहदों, इन ट्रीटीज और इन फॉरेन पॉलिसी डिसीजन की वजह से ये जो ममालिक 1945 के बाद दुनिया में आपको सरफेस होते नजर आए, ये ममालिक उन कंट्रीज को बाउंड हो गए, बहुत सी जगहों पर रिजर्व हो गए, जिस वजह से वो जो बड़े ममालिक हैं उन्होंने इन छोटे ममालिक को यूज किया अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेन के लिए। जिस तरह के आज भी एक न्यू इंपीरियलिज्म का दौर चल रहा है, बहुत सी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। पाकिस्तान यूएस रिलेशन को अगर आप देखें तो अमेरिका एक बहुत बड़ा हाईली डेवलप्ड कंट्री है, और 1947 में पाकिस्तान जो था उसके पास तो वसाइल ही नहीं थे, हमारा कोई ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हुआ था, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वीक था, मुल्क की इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक थी, मुल्क में इंडस्ट्री नहीं थी, तो हमें यूएस से सपोर्ट मिली। आप सीटों को देख लें, आप सेंटो को देख लें, आप उसके बाद आने वाले डिफरेंट किस्म के मुआहदों को देख लें, तो वहां पर हमें यहां से सपोर्ट मिली। इसी तरह इंडिया ने भी बहुत सी कोलिजन्स, बहुत सी ट्रीटीज, बहुत सी राब्ते किए। जिस तरह आजकल भी इंडिया की सिविल न्यूक्लियर डील यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ है, बैका नामी एक प्रोजेक्ट इंडिया ने अमेरिका के साथ साइन किया। लेटर ऑन अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान ने चाइना के साथ बहुत से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जिसमें सी पैक एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, अब उसमें रशिया भी आ गया। तो आप अगर देखें तो ये बड़े ममालिक कमजोर या इकोनॉमिकली लेस डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ऐसे मुआहदे करते हैं, ऐसे एग्रीमेंट और ट्रीटीज करते हैं जिनके तहत वो इनको बाउंड कर लेते हैं,
اور इनडायरेक्ट कंट्रोल करते हैं पॉलिटिक्स को भी, इकोनॉमी को भी, और पूरे के पूरे कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं न्यू इंपीरियलिज्म। अब इसमें होता यह है कि जो बड़ा मुल्क किसी लेस डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ इंटरेक्शन में आता है तो वो ज्यादा वहां से गेन हासिल करता है, और जो लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो किसी बड़े मुल्क के साथ अलायंस क्यों करती हैं? पहली बात कि उनके पास हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरह से एग्जीक्यूट या यूज नहीं कर सकते, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, उनको इंटरनेशनल अरीना में जो कि एक दुनिया का स्ट्रक्चर है जिसको अनार्किक स्ट्रक्चर न्यू रियलिस्ट कहते हैं, स्ट्रक्चरल रियलिज्म के पर्सपेक्टिव में, कि दुनिया एक अनार्किक सिचुएशन में है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पावर स्ट्रक्चर है। तो वो जो कमजोर ममालिक हैं, लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वो किसी बड़े मुल्क के साथ, किसी डेवलप इकोनॉमी के साथ अलायंस इसलिए भी कर लेती है कि एक उनको सोशल सेक्टर प्रोटेक्शन मिल जाती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिल जाती है, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन मिल जाती है, और उसके साथ साथ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन और बहुत ज्यादा ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है जिससे उसको अपने किसी और दुश्मन से जो नुकसान की इम्प्लीकेशंस की जो आने वाले फ्यूचर में खतरात हैं वो उसके कम हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वो बैलेंस हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट टाइप या दूसरा इंपॉर्टेंट मॉडल जो मर्केंटाइलिस्ट कंट्रीज इस्तेमाल करते हैं अपने गेन को हासिल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक इंसेंटिव्स एंड इकोनॉमिक डिसइंसेंटिव्स। ये जो हाईली डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं, बड़े ममालिक होते हैं, ये क्या करते हैं? स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी भी इस्तेमाल करते हैं। स्टिक में क्या होता है? इकोनॉमिक डिसइंसेंटिव्स होते हैं। अगर आपने इन बड़े ममालिक के साथ अलायंस में जाते हैं या नहीं जाते, या इनके साथ कंटिन्यू नहीं करते किसी एग्रीमेंट या ट्रीटी के अकॉर्डिंगली, या आप अपना ब्लॉक चेंज कर लेते हैं, तो ये बड़े ममालिक चूंकि हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो दुनिया में जितना भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटरनेशनल गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, आईजीओस, और उसके अलावा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसी तरह और बड़ी बड़ी तंजीमें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इस तरह की तंजीमों को फैक्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये कंट्रोल कर रहे होते हैं बड़े ममालिक, क्योंकि उन तंजीमों के, उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े ओहदों पर, डायरेक्टर या डिसीजन मेकिंग ओहदों पर भी इन्हीं मुल्कों के लोग अपॉइंटेड होते हैं, या इनका स्टेक ज्यादा होता है, इसमें जो कलेक्टिव फंड होता है ये उस ऑर्गेनाइजेशन को फंड ज्यादा देते हैं, तो डिसीजन मेकिंग इनकी होती है। तो जो ये चाहेंगे वो आईएमएफ करेगा, जो ये चाहेंगे वो वर्ल्ड बैंक करेगा, और फिर ये क्या करते हैं, जिस तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूटीओ, जो कि 1945-46 में गैट था, जर्नल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड, और बाद में फिर 1996 में डब्ल्यूटीओ बन गया, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी है ये, दुनिया में ट्रेड के रूल्स, रेगुलेशंस और बाकी तमाम चीजों को कंट्रोल करती है। दुनिया के मेजॉरिटी कंट्रीज इसके मेंबर हैं, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको फॉलो करना होता है। तो ये ममालिक जो कि हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो फिर लेस डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज को इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू टफ टाइम देते हैं, इन पे सैंक्शन लगा देते हैं, ट्रेड बैरियर लगा देते हैं, इनके ऊपर बाकी मुल्कों को कहते हैं इनके साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते, इंटरनेशनल मार्केट्स या इंटरनेशनल मंडियां जो होती हैं वहां इनको एक्सेस नहीं दी जाती, और हायर केसेस में क्या करते हैं, ब्लॉकेट कर देते हैं। जिस तरह क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हमने देखा कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसको जब पता चला कि क्यूबा के अंदर सोवियत यूनियन ने कुछ मिसाइल लगा दिए और वो अमेरिका को थ्रेटन कर रहा है, तो उसने क्यूबा को उसके साथ बात की। जब क्यूबन फाइडल कास्ट्रो जो था वो नहीं बात माना, तो उन्होंने उसका ब्लॉकेड कर दिया, यानी वहां कोई चीज ना जा सकती थी क्यूबा के अंदर, ना बाहर आ सकती थी, इंग्रेस और एग्रेस रोक दी, समुद्री रास्ते उसके बंद कर दिए। तो आप खुद अंदाजा लगा लें, जिस तरह ईरान के ऊपर बहुत सी सैंक्शन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लगाता है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो अगर आप ये देखें तो इस तरह ये स्टिक को यूज करते हैं। अब दूसरी तरफ इकोनॉमिक इंसेंटिव ये मुल्क कैसे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैरेट्स। लोन्स आपको अच्छी शराइत पर, आसान शराइत पर मिल जाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की आपको मेंबरशिप मिल जाती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपके कंट्री को फैसिलिटेट कर सकती है, आप मोस्ट फेवरेट नेशन की लिस्ट में आ जाते हैं, दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं वो आपके जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हैं आपके रीजन के अंदर बाकी ममालिक में, उसमें बैठ के आपको फेवर कर सकते हैं। इसी तरह दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वो आपको बेल आउट पैकेजेस दे सकती हैं,
آپ کے ملک میں انڈسٹری لگا سکتے ہیں, آپ کے ملک میں ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ اس کو کیرٹس بھی کہا جاتا ہے, یعنی یہ انسینٹیو دیتے ہیں. جس طرح اس وقت اگر آپ دیکھیں تو چائنا نے پاکستان کو بہت زیادہ انسینٹیوائز کر دیا ہے, اور چائنا کیونکہ آر سیپ کا بھی ایک مین لیڈر کنٹری ہے, 15 نومبر 2020 کو یہ اگریمنٹ سائن ہو گیا ہے ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ کے نام سے, جس میں 10 آسیان کنٹریز اور 5 نان آسیان کنٹریز جس میں چائنا ہے, جاپان ہے, ساؤتھ کوریا ہے, آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے, یہ ہوں گے. اور چائنا جو ہے وہ پاکستان کا آل ویدر فرینڈ بھی ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ ہر موسم کا فرینڈ, اچھے برے ٹائم کا فرینڈ, تو اس ایک جو اکنامک اگریمنٹ ہے اس سے بھی چائنا ہمیں بینیفٹ دے گا, سی پیک سے بھی چائنا ہمیں بینیفٹ دے گا, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا, سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے چائنا ہمیں سب میرینز دے رہا ہے, ہمارے ساتھ مل کے JS-17 تھنڈر بنا رہا ہے, اسی طرح اور زیادہ بینیفٹس دے رہا ہے, فل برائٹ اسکالرشپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو چائنا میں ملتی ہیں. تو یہاں سے ہمیں انسینٹیوائزیشن ہوتی ہے, بہت زیادہ فائدے ملتے ہیں. اور اگر ہم جس طرح یو ایس کے ساتھ تھے تو یو ایس میں ہمیں یہ فائدے ہو رہے تھے, تو اس طرح یہ جو بڑی نیشنز ہوتی ہیں, ڈیولپ نیشنز ہوتی ہیں, یہ یوز کرتی ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے. اور آپ کو پتا ہے کہ چائنا کا ریجن میں کیا انٹرسٹ ہے, چائنا ایک ایمرجنگ اکانومی ہے, چائنا دنیا کی اب ایک لیڈنگ پاور بننے جا رہا ہے. تو چائنا کو اس ریجن میں بہت زیادہ, جس طرح چائنا نے سری لنکا کو بہت سے انسینٹیو دیے ہوئے ہیں, لاس میانمار کو چائنا نے بہت زیادہ انسینٹیو دیے ہوئے ہیں, انڈونیشیا ملیشیا کو دیے ہوئے ہیں, ویتنام کو بہت زیادہ انسینٹیو چائنا نے دی, ان کے ساتھ بہت بائیلیٹرل چائنا کی ٹریٹیز ہیں. تو کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ تاکہ جب وہ اپنے اکنامک انسینٹیو دے رہا ہے تو انٹرنیشنل پولیٹیکل گین چائنا حاصل کرنا چاہ رہا ہے, اور چائنا اس کو اس وقت ٹف ٹائم دے رہا ہے یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. تیسرا امپورٹنٹ ماڈل جو کہ جس کو ہم بولتے ہیں مرکنٹائلسٹ یا اکنامک نیشنلسٹ نیشنز استعمال کرتی ہیں, اس کو ہم بولتے ہیں پروٹیکشنزم اور ڈومیسٹک اکنامک سپورٹ. Now what is protectionism? یہ ہر وقت نہیں ایسا ہوتا, لیکن بعض اوقات ایسا ٹائم آ جاتا ہے کچھ ممالک کے اوپر جب ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر باہر کے ملکوں کی پروڈکٹ ان کے ملک میں آ کے بکیں گی تو ان کے ملک کی اپنی لوکل انڈیجینس انڈسٹری جو ہے وہ ختم ہونے کا یا کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اور ان کے ملک کے اندر ان امپلائمنٹ ہوگی, پھر کیوس ہوگا, پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی. تو وہ مالک کیا کرتے ہیں, پروٹیکشنسٹ ہو جاتے ہیں, یعنی بین لگا دیتے ہیں امپورٹس کے اوپر, اور اسپیسیفکلی ان پروڈکٹس کی امپورٹس کے اوپر جس کا جو جب وہ امپورٹ ہوں گی تو انٹرنل یا لوکل اکانومی کو ڈیمیج کریں گی. اس کی ایک بڑی کمال مثال آپ کو ملتی ہے یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور چائنا کے ابھی پچھلے سال ٹریڈ ڈیل سے ریلیٹڈ, جب ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کی بہت سی پروڈکٹس کے اوپر ہائی ٹیرف کر دیا تھا. ایون کہ جب ہواوے کمپنی کا ہم دیکھتے ہیں تو چائنا کو امریکہ کے اندر بھی اور پوری دنیا میں بھی چائنا کے ہواوے کمپنی کو بین کرنے کی بات کی گئی, اور کافی زیادہ اس کے اوپر شور بھی مچا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہواوے ایک نیشنل برانڈ ہے چائنا کا, اور ہواوے ہی 5G ٹیکنالوجی بھی بلڈ کر رہا ہے. تو 5G ٹیکنالوجی اگر چائنا پہلے بلڈ کر لیتا ہے تو پوری دنیا میں سستی ترین 5G راؤٹرز آپ ان کو کہہ لیں, اینٹیناز کہہ لیں, وہ پوری دنیا کو چائنا پرووائڈ کرے گا, اور پوری دنیا سے ملٹی ٹریلین ڈالر کی ڈیل اٹھا لے گا. امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ چائنا کی یہ پروڈکٹس اگر وہاں یورپ میں اور امریکہ میں بہت زیادہ بکنا شروع ہو گئی تو امریکن انٹرسٹ obvious سی بات ہے کانفلکٹ کا شکار ہوں گے, سیبوٹیج ہوں گے, اور امریکہ کے اندر ان کی اپنی لوکل انڈسٹری جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو پھر جو مرکنٹائلسٹ یا اکنامک نیشنلسٹ ہیں یہ اپنے ملک کی ڈومیسٹک جو پروڈکٹ ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پروٹیکشنزم کی پالیسیز کو بھی فالو کرتے ہیں. اس کی ایک اور ایگزامپل ابھی ہمیں ریسنٹلی بھارت کے کیس میں بھی نظر آتی ہے, جب بھارت 2018 میں آر سیپ کی ممبرشپ سے باہر چلا جاتا ہے. پہلے تو ہم نے دیکھا نا کہ ریجنل کوآپریشن جو ہے ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ میں بھارت بھی تھا, لیکن بھارت جب اس سے باہر جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا بتاتا ہے نریندر سنگھ مودی؟ پی ایم نریندر سنگھ مودی کا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کوآپریشن میں 90% ٹریڈ فری ہوگی, کوئی ملک کسی بھی ملک میں اپنی پروڈکٹ بھیج سکتا ہے, اور اس کے اوپر جو ٹیرف لگتا ہے جب کوئی چیز امپورٹ ہوتی ہے تو جو لوکل ملک اس کے اوپر کو ٹیکس لگاتا ہے اس کو ٹیرف کہتے ہیں,
वो 90% खत्म हो जाएगा। तो भारत 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो ये तो बहुत बड़ा एक मार्केट है दुनिया के लिए। तो ज्यादातर मुल्क अपनी प्रोडक्ट सस्ते दामों यहाँ बेचेंगे, जिसमें चाइना भी है। और दूसरा नुकसान भारत को ये नजर आ रहा था, जो कि पीएम नरेंद्र सिंह मोदी का आर्ग्यूमेंट था, कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी आरसेप का मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है डेयरी प्रोडक्ट्स में, लाइव स्टॉक में, और वो मल्टी थाउजेंड टाइम्स ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स सस्ते रेट पर भारत को दे सकता है। तो भारत का जो लोकल, पहले तो इंडस्ट्री चाइना की वजह से तबाह हो सकती है, और दूसरी तरफ भारत का जो फार्मर है, किसान जो है, उसको बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। तो अब मोदी ने क्या किया, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लगाई, और क्या किया, उसने कहा हम इस ट्रेड डील से इसलिए बाहर आ रहे हैं कि हम इतना ज्यादा ट्रेड के ऊपर टैरिफ छोड़ नहीं सकते। स्टूडेंट्स, मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली जो मेरे लेक्चर हैं, 26 नंबर लेक्चर, 27 नंबर लेक्चर, उसमें कैपिटलिज्म, लेजर फेयर इकोनॉमी के ऊपर भी आपको डिटेल बताऊंगा, केनेजियन इकोनॉमी के ऊपर भी डिटेल बताऊंगा, और उसके बाद लेक्चर नंबर 27 में मैं आपको डिटेल बताऊंगा इकोनॉमिक स्ट्रक्चरलिज्म का। इन तीनों थ्योरीज को जब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे एग्जीक्यूट होती है इसका इल्म हो जाएगा। मेजर स्टेक होल्डर्स, दुनिया के बड़े ममालिक जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रांग है, वो कैसे अपने गेन्स हासिल करते हैं। नंबर 3, रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बनती हैं और किस तरह से इनका स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट होता है, और इसमें ज्यादातर बेनिफिशियरी कौन होते हैं। और नंबर 4, जो लेस डेवलपिंग इकोनॉमी है या लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमिक नेशंस हैं, वो क्यों कमजोर रह जाती हैं, इसके बारे में भी डिटेल में अंडरस्टैंड करने को मिलेगा। और एक और चीज भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो दुनिया बाय डिजाइन है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स आपके सामने नजर आ रही है, मेजर ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड कंट्रीज में ही क्यों नहीं है। दुनिया अगर वेस्ट को देखा जाए, नॉर्थ को देखा जाए, वो तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। तो ये जो साउथ के कंट्रीज हैं, ये डेवलप क्यों नहीं हो पा रहे, इसके ऊपर भी एक डिबेट है, जिसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम डिटेल से बात करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।